हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके होम साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? ऑप्शन है 5 जून को, 7 अप्रैल को, 5 सितंबर को या फिर 5 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 अप्रैल को। इसी दिन WHO की स्थापना हुई थी, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसी दिन 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। ठीक है, क्या थीम थी इसकी? हमारी पृथ्वी हमारा स्वास्थ्य है, इसकी थीम थी। ध्यान में रखिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, महामारी जो देश देश में या पूरे विश्व में फैलती है क्या कहलाती है? ऑप्शन है एंडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक या नन ऑफ दीज। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जो महामारी पूरे विश्व में फैलाएगी यानी विश्वमारी कहलाएगी, उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक होता है जो स्थान कहीं कहीं पर होती है, ठीक है, उसे एंडेमिक कहते हैं। पूरे विश्व में होगी तो पैंडेमिक कहलाएगी। और छोटे मोटे जो रोग होते हैं उनको स्पोरेडिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वातावरण में ऑक्सीजन का भाग होता है, कितना होता है वातावरण में ऑक्सीजन का भाग? ऑप्शन है 20.96%, 25%, 70.9% या फिर 10%। तो कितना होता है? ऑक्सीजन की यदि बात की जाए तो लगभग 20 से 21% होता है। वहीं यहाँ पर नाइट्रोजन आपसे पूछ लेता तो नाइट्रोजन होता है 79%। नेक्स्ट है, NRHM का पूरा नाम है, यानी कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है NRHM की। ऑप्शन है नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन या फिर नेशनल रेड हेल्प मिशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इसकी फुल फॉर्म है। ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये ग्रामीण भारत के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार से संबंधित ये एक हेल्थ प्रोग्राम है जो कि 2005 में आया था। ठीक है, 2005 में ग्रामीणों के स्वास्थ्य से संबंधित इस हेल्थ प्रोग्राम को लाया गया था। नेक्स्ट है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है ग्लाइकोजीनेसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ग्लाइकोजीनोलाइसिस। तो क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एक जैसे ही हो गए हैं। ग्लाइको नियोजेनेसिस। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा इसको। थर्ड पॉइंट, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो देखिए, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया रहती है, जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी तो क्या होगा? जो लीवर सेल्स हैं वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होगी तो लीवर सेल्स ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस में जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाती है तो जितनी भी स्टोर थी ग्लाइकोजन वो क्या होगी? पुनः ग्लूकोज में बदल जाती है। थर्ड था इसमें नियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस क्या होता है? जब यदि आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए और शरीर में आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, तो क्या होता है? जो लीवर सेल्स हैं वो फैटी एसिड और प्रोटीन से भी ग्लूकोज को एकत्रित कर लेती हैं या उसका निर्माण कर लेती हैं। तो ये क्रिया ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहलाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का नाप लेकर विकसित किया गया पैटर्न है। शरीर का नाप लिया जाएगा और उसके बाद जो पैटर्न विकसित होगा उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ड्रैपिंग, ड्राफ्टिंग,
क्लोथिंग, कंस्ट्रक्शन या उपर्युक्त सभी। तो इसे क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कहा जाता है। पहले पेपर पे, ब्राउन पेपर पे ड्राफ्टिंग करते हैं, उसके बाद कपड़े पर उसे रख के कटिंग की जाती है, यही ड्राफ्टिंग होता है। नेक्स्ट है पत्तों की श्रृंखला, जिसे एक समुचित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं, क्या कहलाती है? कम्युनिकेशन से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है फेल्ट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, चार्ट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? फ्लैश चार्ट कहलाता है। फ्लैश चार्ट में क्या होता है? 10 से 12 संख्या के फ्लैश कार्ड्स होते हैं, जिनके थ्रू कोई भी हमें मेथड बताना है, ठीक है, कोई भी विधि हमें किसी चीज़ की बतानी है या फिर कोई स्टोरी हमें बतानी है, तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम एक ही क्रम में उनको लगाते हैं, क्रम सहित उनको मेथड को बताते हैं, या फिर कोई स्टोरी, देखिए इस टाइप से कार्ड्स होते हैं। ये मान लीजिए एक स्टोरी हमें बतानी है, ठीक है, कछुए और खरगोश की, तो इसको हम सीक्वेंस से लगाएंगे और इसी तरीके से अपनी जो कहानी है उसको कहेंगे। और ये जो इनकी संख्या होती है कितनी होती है पूछ लिया जाता है, तो 10 से 12 संख्या इनकी होती है फ्लैश कार्ड्स की। नेक्स्ट है प्ले कट, वह कट है जो क्या कहलाता है? किनारे को सही करने के लिए किया जाता है, सही आकार देने के लिए किया जाता है, वस्त्रों को पहनने में आसान करने के लिए वह खुली परिसज्जित सिलाई है, या कमर पर इलास्टिक डालने के लिए खोला गया स्थान है। तो देखिए प्ले कट क्या होता है? जो वस्त्रों को पहनने में आसान भी करता है और खुली परिसज्जित एक सिलाई होती है। कौन सी होती है? इस प्रकार के, आपने देखा होगा गले में इस प्रकार के डिजाइन बने होते हैं, इन्हें प्ले कट कहा जाता है। इनसे क्या है? पहनने में भी कपड़े को आसानी होगी, दूसरा परिसज्जा के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन, रॉयल्टी, बैंक, ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्या कहलाते हैं ये? ऑप्शन है प्रत्यक्ष मुद्रा कहलाएंगे, अप्रत्यक्ष आय कहलाएंगे, अन्य आय, या फिर कोई भी नहीं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? प्रत्यक्ष मुद्रा। वेतन है, मजदूरी है, या मकान का किराया है, जमीन का किराया है, पेंशन है, तो ये आपको पैसों के थ्रू ये आपको मिल रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष मुद्रा है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कौन सी होती है? अप्रत्यक्ष वो होती है जिसमें कि आपको, जैसे कि आपको मिल रही है कोई स्वास्थ्य संबंधित आपको सुविधाएं मिल रही हैं, शिक्षा से संबंधित निःशुल्क या मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनको अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। प्रत्यक्ष जो आपको, जैसे ब्याज पर आपने पैसा दिया है, उससे जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो हो गया, पेंशन हो गई, वेतन हो गया, मजदूरी हो गई, मकान से आपको किराया प्राप्त हो रहा है मकान या दुकान से, तो वो प्रत्यक्ष आय आपको मिल रही है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है इको मार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? इको मार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन है ऊन पर, पेपर बैग पर, जूस पर, या फिर दाल पर। तो देखिए जो इको मार्क होता है चिन्ह, ये पेपर बैग पर लगाया जाता है। ये भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा 1991 में लाया गया था, 1991 में ये लाया गया था, और ऐसे उत्पादों पर ये लगाया जाता है जो कि पारिस्थितिकी पर, यानी एनवायरनमेंट पर कम से कम प्रभाव डालें, ठीक है, एनवायरनमेंट पर कम से कम प्रभाव डालें, ऐसे उत्पादों पर लगाया जाता है। जैसे कि मिट्टी से बने हुए बर्तन हो गए, उन पर ये लगाया जाता है, पेपर बैग हो गया, ठीक है, जिससे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर कम से कम प्रभाव पड़े। जैसे प्लास्टिक से बने हुए क्या होते हैं, उनका हमारे एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव, तो ये इको मार्क चिन्ह उन पर लगाया जाएगा जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाएं या फिर नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए, ठीक है, उनसे एनवायरनमेंट को कोई भी खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट है बाजार वह स्थान है जहां पर, मार्केट कैसा स्थान है? जहां सेवाओं का विनिमय होता है, वस्तुओं और सेवाओं को स्वरूप दिया है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, वस्तुओं को परिष्कृत किया जाता है। तो बाजार क्या है? जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, ठीक है। आप पैसों के बदले आपको सामान मिलता है, ठीक है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलती है, तो यही तो मार्केट होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ड्रेपरी कहलाते हैं। ड्रेपरी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है फर्श तक की लंबाई के पर्दे, खिड़की की लंबाई तक के पर्दे, फर्नीचर का प्रकार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्श तक की लंबाई के पर्दे। देखिए दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक होते हैं पर्दे यानी
कर्टेन हो गया, दूसरे होते हैं ड्रेपरी। दोनों में अंतर होता है, ठीक है। कर्टेन और ड्रेपरी में अंतर होता है। यहाँ पर आप देखिए ये एग्जाम्पल है ड्रेपरी का। क्यों? क्योंकि ये फर्श तक की लंबाई के हैं। मान लीजिए ये आपकी विंडो है, यहाँ तक की है आपकी विंडो, ठीक है, जो भी है ये आपकी विंडो है, और नीचे तक के जो यहाँ तक के यानी फर्श तक के जो पर्दे हैं वो आपके ड्रेपरी कहलाएंगे। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, मान लीजिए वही पर्दे आपके सिर्फ विंडो तक के हैं। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं जो पर्दे होते हैं विंडो तक के होते हैं, उन्हें पर्दे यानी कर्टेन कहा जाता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो ड्रेपरी क्या कहलाएगा? जो फर्श तक के होते हैं, ठीक है, फर्श तक टच करें उस प्रकार के पर्दे ड्रेपरी कहलाते हैं। नेक्स्ट है पीटर पैन है। पीटर पैन क्या है? ऑप्शन है कॉलर का प्रकार है, आस्तीन का प्रकार है, फैशन शब्दावली है कोई, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो पीटर पैन क्या होता है? एक कॉलर का प्रकार होता है। किस प्रकार का कॉलर होता है? देखिए ये वाला जो कॉलर होता है ये पीटर पैन कहलाता है। इसको अलग से बना के इसको जॉइंट किया जाता है वस्त्र पर, और ये कैसा होता है? गोल आकार का होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है गोल आकार का ये होता है, इसको अलग से भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये पीटर पैन होता है कॉलर। नेक्स्ट है बावन बूटी बुनाई का संबंध है। कहाँ से है बावन बूटी बुनाई का संबंध? ऑप्शन है बिहार नालंदा से, उत्तर प्रदेश वाराणसी से, मध्य प्रदेश भोपाल से, या इनमें से कोई नहीं। तो बावन बूटी बुनाई का संबंध कहाँ से है? बिहार नालंदा से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यूनेस्को में भी शामिल किए गए वस्त्रों में से है। तो क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं। वैसे मैंने लिस्ट कराई हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए पिक्चर में इस प्रकार की होती हैं बावन बूटी साड़ियाँ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? कौन सा है कला का तत्व? ऑप्शन है संतुलन है, लय, दबाव, या फिर रेखा। तो जो कला की यदि हम बात करें, इन्हें हम डिजाइन के तत्व कह सकते हैं या गृह प्रबंधन के सजावटी तत्व कह सकते हैं। तो इसमें जो तत्व है कला का वो है ऑप्शन डी, ठीक है। रेखा यानी लाइन क्या है? कला का तत्व है, और इसमें आकार हो गया, बनावट हो गया, कलर हो गया, स्थान, प्रकाश, नमूना, ये सभी क्या है? कला के तत्व है। वहीं सिद्धांतों की बात करें, संतुलन, लय, दबाव, ये सभी क्या हैं? कला के सिद्धांत कहलाते हैं। नेक्स्ट है गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? यदि गांव में हमें बताना है कि फलों को किस तरीके से संरक्षित रखना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है परिणाम प्रदर्शन का, विधि प्रदर्शन का, अभियान का, या उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। तो देखिए यदि हमें फलों के संरक्षण से संबंधित गांव के लोगों को समझाना है तो हम क्या करेंगे? विधि प्रदर्शन करेंगे, मेथड बताएंगे लोगों को, और उसी का क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे, लोगों को बताएंगे इकट्ठा करके कि इस तरीके से मेथड होता है, और उन्हें करके बताना यानी उनके करके सिखाना, ये क्या एक तरीके से प्रसार शिक्षा से संबंधित ये आपका है। तो विधि प्रदर्शन किया जाएगा उस चीज का कि फलों को किस तरीके से संरक्षित करना है, क्या क्या यूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग संबंधित है। किससे संबंधित है एथेरोस्क्लेरोसिस? ऑप्शन है श्वसन तंत्र से, रक्त परिसंचरण तंत्र से, पाचन तंत्र से, या फिर प्रजनन तंत्र से। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? ये रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित होता है, ब्लड सर्कुलेशन से। जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनमें प्लांक बनने लगता है, ठीक है, प्लांक बनने लगता है। और ये क्यों बनता है? जैसे कि फैट और कोलेस्ट्रॉल यदि होगा, ठीक है, ज़्यादा लेंगे तो इसके कारण क्या होगा? वो धमनियों में जमने लगता है। जो आर्टरीज होती हैं उनमें ये जम जाता है वसा, कोलेस्ट्रॉल, अन्य पदार्थ, जिसके कारण ब्लड फ्लो कम होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। तो इनमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका बहुलक आपको बताना है। ऑप्शन है 66, 6, 8 या फिर 5। तो बहुलक कौन सी संख्या होती है? जो इस संख्या में सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है। मोड क्या कहलाता है? बहुलक यानी कि मोड, ये क्या कहलाता है? जो ज्यादा बार आए संख्या में। क्वेश्चन लास्ट ईयर में पीजीटी में पूछा गया है। तो बहुलक यानी कि इसमें कौन सी संख्या ज्यादा आ रही है? अब देखिए तो इसमें 8 है, वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है
स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। यदि स्वस्थ रहना है तो व्यायाम इसके लिए आवश्यक होगा। और यह शरीर को कैसा बनाता है? ऑप्शन है आलसी वह निष्क्रिय, क्रियाशील वह स्वस्थ, आलसी वह स्वस्थ, निष्क्रिय वह स्वस्थ। तो कैसा, यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कैसा लगता है? एक्टिव लगता है, और ये आपको स्वस्थ भी बनाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो किसने किया था प्रस्तुत? ऑप्शन है योजना आयोग ने, मुदालियार कमेटी ने, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद ने, या फिर भोर कमेटी ने। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ पर बात हो रही है, किसने इसको प्रस्तुत किया था? तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वो है भोर कमेटी। भोर कमेटी कब आई थी? तो ये 1946 में आई थी। लास्ट टाइम भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी स्वास्थ्य कमेटी है जो 1946 में आई। तो ये भोरे कमेटी है, जोसेफ भोरे के द्वारा इसे लाया गया था। इसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण वह विकास कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुदालियार कमेटी की यदि हम बात करें तो ये कब आई थी? 1962 में आई थी। ठीक है, 1962 में मुदालियार कमेटी आई थी। इसे हेल्थ सर्वे व प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है आपका? ऑप्शन डी है इसमें। वैसे मैंने हेल्थ कमेटीज कराया हुआ है, अगर आप लोग को देखना है तो आप देख लीजिएगा क्लास वीडियोस में जाके। कहीं भी किसी को कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, और कोई भी डाउट है, ठीक है। और यूजीसी नेट के भी फॉर्म आ गए हैं, आप लोग फिल कर दीजिएगा। एग्ज़ाम भी आपके Feb-March में होंगे, तो फिल कर दीजिएगा और अपनी तैयारी भी अच्छे से कीजिएगा। कहीं भी किसी को भी कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो, या ऐसी कोई क्लास जो मैंने ना कराई हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू।